चरण दूसरी मंजिल पर जाने के बाद उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बेडरूम में दाखिल हुआ। पलंग के पास लगी छोटी सी नाइट लाइट अभी भी जल रही थी और प्रिया सिरहाने से टिककर सो रही थी। पलंग के अंदर छोटी के रान गहरी नींद सो रही थी। चरण उसके पास गया और प्रिया को उसकी करवट बदलने में मदद की ताकि वह आराम से सो सके। जैसे ही उसने उसे छुआ, प्रिया जाग गई। पतिदेव, आप वापस आ गए। क्या समय हो गया है? प्रिया ने आंखें मली और सीधी होकर बैठ गई। 11 बज गए हैं। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? चरण बिस्तर के पास बैठ गया, उसकी आंखों में बेचैनी के भाव थे। मैं थोड़ी देर इंतजार कर रही थी, फिर मुझे नींद आ गई और मैं अनजाने में सो गई। प्रिया ने जम्हाई लेते हुए धीरे से कहा। जाओ वापस सो जाओ, मैं नहाने जा रही हूं और जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा। ठीक है। प्रिया आज्ञाकारी होकर लेट गई। चरण उठा, बाथरूम में नहाया और बिस्तर पर वापस आ गया। प्रिया अभी भी जाग रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। चरण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। सो जाओ। प्रिया उसकी बाहों में लिपट गई और शांति से सो गई। जैसे ही चरण सो गया, उसने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी और जल्दी से देखने के लिए उठा। पता चला कि उसने पेशाब कर दिया था। बच्ची बहुत लाड़ प्यार में पली थी, रोने से पहले वह बस एक बार अपना डायपर गीला करती थी। सौभाग्य से चरण और उसकी पत्नी के पास पैसों की कमी नहीं थी जिससे वे उसे लाड़ प्यार कर पाते थे। अपनी बेटी का साफ डायपर बदलने के बाद चरण ने उसे फिर से सुलाने के लिए मना लिया और फिर लेट गया। अगले दिन चरण झांग नियांचन को स्कूल ले गया। जिंग सिटी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद चरण हुआंग जोंगकियांग को ढूंढने गया। जल्द ही वह तियानहुआ टेक्नोलॉजी पहुंच गया। जब हुआंग जोंगकियांग ने रिसेप्शन से सुना कि चरण आ गया है तो वह जल्दी से नीचे उसका स्वागत करने गया। वह चरण को दूसरी मंजिल पर महाप्रबंधक के कार्यालय ले गया। श्रीकिन, आप आखिरकार आ ही गए। चरण सोफे पर बैठ गया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कैसा चल रहा है? पिछले कुछ महीनों में क्या प्रगति हुई है? हुआंग जोंगकियांग ने अपने सचिव को उनके लिए चाय बनाने के लिए बुलाया और उसने चरण से कहा मुस्कुराते हुए, प्रगति बहुत तेज रही है मिस्टर किन, जरा इस पर गौर कीजिए। उसने अपनी कमर से एक ईंट जैसा उपकरण निकाला और चरण को थमा दिया। ओह, आप तो बहुत तेज हैं। आपने इसे इतनी जल्दी बना दिया। चरण ने उपकरण लिया और उसे कई बार पलटते हुए देखा। यह उपकरण हथेली से थोड़ा लंबा और पतला था और इसमें संख्यात्मक बटन थे। ये बिग ब्रदर फोन था, पोर्टेबल टेलीफोन, मोबाइल संचार उपकरण जो 80 और 90 के दशक में लोकप्रिय था। चरण ने पहले इसकी निर्माण तकनीक हुआंग जोंगकियांग को दी थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका निर्माण इतनी जल्दी हो जाएगा। मिस्टर किन, ये सब आपकी तकनीक की बदौलत है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हुआंग जोंगकियांग ने हंसते हुए कहा। यह अच्छी बात है कि इसका निर्माण हो सका। चरण के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। वर्तमान में केवल विदेशी निर्माता ही ऐसे सुविधाजनक संचार उपकरण बना सकते थे। घरेलू स्तर पर अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। अब चरण सबसे बुनियादी बिग ब्रदर फोन से शुरुआत करने और 2G नेटवर्क युग का विकास करने जा रहा था। इसके अलावा कंप्यूटर अभी भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ सटीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन अभी घरेलू स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उन्हें पहले विदेश से ही आयात कर सकते हैं। हुआंग जोंगकियांग ने चरण से कहा। चरण ने सिर हिलाया, वह ये बात बहुत पहले से जानता था। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले CPU चिप्स और मेमोरी के लिए लिथोग्राफी मशीनों की ज़रूरत होती है। चीन का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ था और फिलहाल वह उन पर शोध और उत्पादन करने में असमर्थ था। चरण ने हुआंग जोंगकियांग को सबसे पहले विदेश से सबसे उन्नत चिप्स खरीदने के लिए कहा और साथ ही प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विदेश से उत्पादन लाइनें शुरू करने और गुप्त रूप से चिप उत्पादन तकनीक पर शोध शुरू करने के लिए भारी खर्च किया। सेमीकंडक्टर उद्योग को पुनर्जीवित करके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके ही भविष्य में उन्हें दूसरों के दबाव से मुक्ति मिलेगी। दोनों ने दिन भर बातचीत की और विकास के अगले चरणों को अंतिम रूप दिया। चरण जाने के लिए उठे और हुआंग जोंगकियांग ने उन्हें नीचे देखा। श्रीकिन, उच्च अधिकारियों से आवेदन करने के बाद हम और संचार बेस स्टेशन स्थापित करेंगे। फिर पोर्टेबल फ़ोनों का व्यावहारिक उपयोग शुरू हो जाएगा और मैं उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए किसी को भेज दूंगा। हुआंग जोंगकियांग ने कहा। ठीक है श्री हुआंग, आप इसे संभालिए। अगर इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई समस्या आती है तो मुझे समय पर फ़ोन करें। ठीक है। हुआंग जोंगकियांग ने व्यक्तिगत रूप से चरण को देखा, नीचे जाकर उसे कार में बैठते और जाते हुए देखा, फिर नज़रें फेर लीं। उसने अपनी कमर पर लगे पोर्टेबल फ़ोन को छुआ, उसकी आंखें उत्सुकता से भर गईं। ज़्यादा समय नहीं बीता होगा जब चीन के बड़े बड़े शहरों के अमीर लोग भी पोर्टेबल फ़ोन इस्तेमाल करने लगे होंगे। चरण और प्रिया कुछ दिन जिंग सिटी में रहे, तभी उन्हें शरद का फ़ोन आया।
लियू कुई ने एक बेटे को जन्म दिया था। ये खबर मिलते ही चरण और प्रिया उससे मिलने जियांग सिटी लौटने की तैयारी करने लगे। जब उन्होंने झांग होंगलेई और वांग यानजू को जियांग सिटी लौटने के अपने इरादे के बारे में बताया तो दोनों ने अनिच्छा दिखाई। हमें पता है कि तुम व्यस्त हो, बस जब भी समय मिले वापस आकर हमसे मिलना याद रखना। वांग यानजू के चेहरे पर प्यार भरा भाव था। चरण ने सिर हिलाया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ और मैं अभी भी मजबूत हैं। झांग होंगलेई ने हाथ बढ़ाकर चरण का कंधा थपथपाया, उसके चेहरे पर कोमलता थी। अगली सुबह चरण और प्रिया ने जिंग सिटी छोड़ने के लिए एक कार ली और हुआंगान काउंटी लौट आए। 2 महीने से अधिक समय तक दूर रहने के बाद लौटने और व्यवस्थित और सुरम्य फुयुआन को देखने पर चरण और प्रिया दोनों ने आराम और सहज महसूस किया। कुछ देर घर पर आराम करने के बाद चरण और प्रिया लियू कुई से मिलने के लिए काउंटी अस्पताल जाने की तैयारी की। इन पिछले 2 महीनों में फुयुआन के पास 2 बड़ी जागीर इमारतें चुपचाप दिखाई दीं। ये नए घर थे जो शरत और विक्रम बना रहे थे। शुरुआत में उन्होंने चरण से डिज़ाइन में उनकी मदद करने के लिए कहा था। शरत और लियू कुई ने एक आधुनिक, न्यूनतम और फैशनेबल शैली की जागीर चुनी, जबकि विक्रम और झांग जिनिंग ने एक फ्रांसीसी रोमांटिक महल की जागीर चुनी। वर्तमान में दोनों जागीरें पहले ही प्रारंभिक आकार ले चुकी थीं। तियांगे, भाभी, आप इतनी जल्दी वापस आ गईं। शरत के स्वर में आश्चर्य और उत्साह था। हम कुई से मिलने आए थे। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, डोंगजी, बधाई हो। हे तियांगे, भाभी, जल्दी अंदर आओ। शरत ने मूर्खतापूर्ण ठहाका लगाया, चरण और प्रिया को अंदर बुलाते हुए। वार्ड में बिस्तर पर लेटे लियू कुई के अलावा झांग जिनिंग और विक्रम भी मौजूद थे। चरण और प्रिया को देखकर उनके चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। तियांगे, भाभी, मास्टर, सिस्टर तियान। उन्होंने जल्दी से चरण और प्रिया का अभिवादन किया। चरण ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया, फिर प्रिया के साथ लियू कुई और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। प्रसव बहुत आसानी से हो गया, बस शरत थोड़ा डर गया था। लियू कुई ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया, उसकी नज़र शरत की ओर कोमलता से भरी थी। ये सही है, अगर मैंने प्रसव कक्ष के बाहर इंतजार करते हुए उसे सहारा न दिया होता तो उसके पैर जेली बन जाते। विक्रम भी बगल से मुस्कुराया। मुझ पर मत हंसो। कुछ ही महीनों में जीनिंग भी बच्चे को जन्म देगी, जियाओ ये, तब तुम्हारी हालत मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं होगी। शर्त के ये कहते ही विक्रम की हंसी तुरंत बंद हो गई। झांग जीनिंग अब 3 महीने की गर्भवती थी और वह पिता भी बनने वाला था। महिलाओं के लिए प्रसव की कठिनाइयों और खतरों के बारे में सोचकर विक्रम थोड़ा घबरा गया। बोधिसत्व उन पर कृपा करें और आशा करें कि उस समय उसकी पत्नी का भी सुरक्षित प्रसव हो। फुरुई प्रांगण के बैठक कक्ष में चरण ने नौकरों को चाय परोसने का निर्देश दिया और झाओ मेयर और ली काउंटी मजिस्ट्रेट का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे आश्चर्य है कि आज दोनों नेता फुरुई प्रांगण में क्यों आए हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चरण ने पूछा। मैं आज आपको एक प्रशस्ति पत्र देने आया हूँ, झाओ मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले जियांग शहर के आसपास के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ आई थी, खासकर हुआंग शहर के वुहे काउंटी और किंग्युआन काउंटी, जो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। आप ही थे जिन्होंने दूसरों का प्रतिनिधित्व करते हुए हुआंग शहर की सरकार को ढेर सारे वित्तीय और भौतिक संसाधन दान किए, जिससे प्रभावित लोगों को कठिनाइयों से उबरने में मदद मिली। आपके अच्छे कामों को उच्च अधिकारियों ने सराहा है, इसलिए आज आपको ये प्रशस्ति पत्र देने के अलावा मैं आपके लिए एक खुशखबरी भी लाया हूँ। चरण मुस्कुराया, उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। झाओ मेयर, कृपया बोलें। जियांग शहर में आपकी कई कंपनियों को कर में छूट मिलेगी और सरकार आपके नाम से सभी उद्योगों का भरपूर समर्थन करेगी। झाओ जियामिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको अपने उद्यमों के भविष्य के विकास में कोई भी कठिनाई आती है तो आप समाधान के लिए हमेशा हमारे पास आ सकते हैं। ये खबर सुनकर चारण का उत्साह बढ़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नेताओं के साथ सच कहूं तो मेरे पास एक बात है जिससे मैं आपको परेशान करना चाहता हूं। ओह, शिक्षाविद किन, कृपया बोलें, झाओ जियामिंग ने कहा। बात कुछ इस तरह है, मैं जियांग शहर के कुछ इलाकों के लिए ज़मीन के उपयोग के अधिकार खरीदने की योजना बना रहा हूं ताकि वहां आवासीय समुदाय, व्यावसायिक केंद्र, कार्यालय भवन, कारखाने, महंगे विला वगैरह विकसित किए जा सकें। चारण ने झाओ जियामिंग को अपना विचार समझाया। झाओ मेयर, मुझे इस मामले में आपकी मंजूरी चाहिए। उसने पहले ही कुछ पूंजी जमा कर ली थी और रियल एस्टेट उद्योग में प्रवेश करना चाहता था। झाओ जियामिंग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, कोई बात नहीं। यह अच्छी बात है कि आप हमारे जियांग शहर का विकास करना चाहते हैं। सरकार आपका पूरा समर्थन करेगी। उसकी बातें सुनकर चारण को थोड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा, तो मैं झाओ मेयर को इसके लिए परेशान करूंगा। आप बहुत दयालु हैं। शिक्षाविद किन युवा और होनहार हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है। आपके यहाँ होने से हमारा जियांग शहर भविष्य में और भी समृद्ध होगा। झाओ जियामिंग के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे।
उनकी बातचीत के बाद चारण ने झाओ मेयर और ली काउंटी मजिस्ट्रेट को विदा करने से पहले फुरुई प्रांगण में दोपहर के भोजन के लिए रखा। चारण ने झाओ मेयर से बाद में जगह चुनने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। उन्हें विदा करने के बाद चारण वह निश्चिंत और सहज महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। डिंगलिंग। लिविंग रूम में टेलीफोन की घंटी बजी और चरण उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। फोन करने वाला किन परिवार गांव से किंदाजी था। वह चरण को शरदकालीन सब्जी ग्रीनहाउस की स्थिति के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। इस साल कई परिवारों ने भी यही किया और सब्जियों के ग्रीनहाउस लगाए। मैंने पिछले साल के अनुभव के अनुसार सभी को लगभग 600 म्यू ग्रीनहाउस सब्जियां लगाने के लिए प्रेरित किया। किंदाजी ने कहा, अभी फूलों का मौसम है और 1 महीने से भी कम समय में ये सब्जियां पक जाएंगी। तियांगे, इतनी सारी सब्जियों के साथ मुझे डर है कि हमारा हुआंगान काउंटी इन सब का उपभोग नहीं कर पाएगा। उसकी चिंता सुनकर चारण ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सब्जियों की बिक्री की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ 100 म्यू सब्जियां जियांग शहर की अपनी खपत के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। मैं तुम्हें रास्ते खोलने और आसपास की काउंटियों के बाजारों से आपूर्ति संपर्क स्थापित करने में मदद करूंगा। चारण के मौजूदा प्रभाव के साथ अगर वह अपने उच्च अधिकारियों को बस एक बात कह दे तो चाहे कितनी भी सब्जियां हों उन्हें पूरे शहर में वितरित और बेचा जा सकता है। इसके अलावा डोंगफेंग समूह पहले ही कई ट्रक और ट्रक बना चुका है, इसलिए परिवहन संबंधी समस्याओं की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बारे में बात करते हुए चारण ने सोचा, अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनानी होंगी। उन्हें हुआंगान काउंटी और उसके आसपास के कस्बों की सड़कों को बेहतर बनाने का कोई रास्ता ढूंढना था। परिवहन केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर अब जब हुआंगान काउंटी में कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं और औद्योगिक पार्क में रोजाना ट्रक आते जाते रहते हैं। निरंतर विकास के लिए आसपास की सड़कों को चौड़ा, समतल और अधिक सुविधाजनक बनाना स्वाभाविक है। ठीक है तियांगे, तो हम सब्जियां उगाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। किंदाजी ने जल्दी से सिर हिलाया, अगर आपके पास कोई और निर्देश हैं तो मुझे बताएं। हम, चारण ने जवाब दिया और किंदाजी से कुछ पल बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने फ़ोन उठाया और फिर से डायल किया। हुआंगान काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट ली चांगमिंग अभी अपने कार्यालय लौटे ही थे कि उन्हें चारण का फ़ोन आया। उन्होंने जल्दी से पूछा, शिक्षाविद किन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। काउंटी मजिस्ट्रेट ली, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। चारण ने सड़कें बनाने का अपना विचार व्यक्त किया और धनराशि का एक हिस्सा दान करने की इच्छा व्यक्त की। ली चांगमिंग ने जब चारण को सड़क निर्माण के बारे में बात करते सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गए। इससे पता चलता है कि चरण हुआंगान काउंटी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना चाहता था। सड़कें बनाना उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि भी थी। ठीक है, मैं उच्च अधिकारियों से आवेदन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी। वह तुरंत मान गया। चरण के सुझाव को जियांग शहर के नेता जरूर गंभीरता से लेंगे, इसलिए सड़कें बनाना लगभग तय था। ली चांगमिंग के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चरण को राहत का एहसास हुआ। वह उठा और अपने हाथ पैर फैलाए, फिर अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने चला गया। माता पिता और बच्चों के साथ रोजाना मनोरंजन का समय बिताना जरूरी था। हालांकि फुरुई आंगन में बच्चों की देखभाल के लिए कई आयाएं थीं, लेकिन चरण और प्रिया दोनों को केरान के साथ रहना और उसकी देखभाल करना बहुत पसंद था। अगले दिन चरण ने शरद और विक्रम को फ़ोन करके फुरुई आंगन आने को कहा। लियू कुई को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी और वह प्रसव के बाद घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और जियांग की मां उसकी देखभाल में मदद कर रही थी, इसलिए शरद का कुछ देर के लिए बाहर आना ठीक था। चरण का फ़ोन आते ही शरद और विक्रम जल्दी से वहां पहुंच गए। तियांगे, तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है? शरद ने पूछा। विक्रम ने भी उत्सुकता से चरण को देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या यह उस लाभदायक प्रोजेक्ट से जुड़ा है जिसका जिक्र चरण ने पहले किया था। मैं रियल एस्टेट उद्योग में कदम रखना चाहता हूं और आवासीय परिसरों के विकास के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी खोलना चाहता हूं। क्या तुम दोनों निवेश करने को तैयार हो? चरण ने सीधे मुद्दे पर आते हुए अपने दोनों अच्छे भाइयों से पूछा। हाँ तियांगे, बिल्कुल, मैं भी। शरद और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। चरण पर उनका भरोसा गहरा था। अच्छा, चरण के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो चलिए निवेश और शेयर होल्डिंग के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ठीक है तियांगे। इसके बाद तीनों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद वे प्रारंभिक निवेश और शेयर वितरण पर सहमत हुए। चरण ने 60 मिलियन का निवेश किया तथा रियल एस्टेट कंपनी के 60% शेयर अपने पास रखे। शरद और विक्रम ने 20-20% शेयर अपने पास रखते हुए 20 मिलियन का निवेश किया। 90 करोड़ की कार्यशील पूंजी और कंपनी के पंजीकरण के बाद बैंक ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा के साथ रियल एस्टेट कंपनी के शुरुआती विकास निधियों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
शेयर आवंटित करने के बाद उनमें से कुछ ने नई कंपनी के नामों पर चर्चा शुरू कर दी। चरण ने ध्यान से सोचा, फिर दोनों से कहा, नई कंपनी का नाम तियानचिंग रियल एस्टेट कैसे रखा जाए। तियान का अर्थ ऊंचा और विशाल होता है, जबकि चेंग ईमानदारी, विश्वसनीयता और भरोसेमंदता का प्रतीक है। चरण को लगा कि इस नाम का अर्थ काफी अच्छा है। शरत और विक्रम ने ये सुनते ही जल्दी से सिर हिलाया, यह अच्छा लगता है, तियानचिंग रियल एस्टेट, इसे कहना बहुत आसान है। और हमारे तियानशिंग इलेक्ट्रिक और तियानशिंग ऑटोमोबाइल की तरह ये भी तियान से शुरू होता है। भविष्य में हमारे नाम से ये सभी कंपनियां एक बड़ा समूह बना सकती हैं। विक्रम ने उत्साह से किनारे से कहा। रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर चर्चा करने के बाद चरण ने विक्रम की ओर देखा। आइए, शरत प्रसव के दौरान कुई की देखभाल में व्यस्त रहेंगी, इसलिए कंपनी का पंजीकरण आप संभालेंगे। जमीन खरीदने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है तियांगे, कोई बात नहीं। विक्रम ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है, और कुछ नहीं। कुई और जीनिंग यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों को रात के खाने पर नहीं रोकूंगा। तुम जल्दी वापस जाओ और अपनी पत्नियों के साथ चलो। चरण मुस्कुराया और उन दोनों की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, तो तियांगे, हम चलते हैं। शरत और विक्रम ने चरण का अभिवादन किया और उठकर चले गए। अगले दिन चरण जियांग शहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जियांग शहर में कुछ जमीन खरीदने जा रहा हूँ। तियान, कृपया घर पर रानरान का ध्यान रखना। अगर तुम व्यस्त हो तो तुम सिस्टर चेन या सिस्टर झांग से मदद मांग सकती हो। चरण ने के रान को, जो उसकी गोद में था, प्रिया को सौंपते हुए कहा। ठीक है पतिदेव, चिंता मत करो, मैं आज घर पर ही रहूंगी और बाहर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगी। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर चरण की टाई बांधने में मदद की। आज दोपहर जल्दी वापस आ जाना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम सबके साथ खाना खाने वापस आऊं। चरण ने उसके माथे को चूमा, फिर केरान के गाल को चूमा और फिर उठकर चला गया। इस बार चरण लू हुई और लियू जियांचुन को अपने साथ जियांग शहर ले गया। लियू जियांचुन गाड़ी चलाकर जियांग शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस यात्रा का उद्देश्य जियांग शहर स्थित भूमि संसाधन प्रबंधन ब्यूरो जाना था। चूंकि उन्होंने झाओ मेयर का पहले ही अभिवादन कर लिया था, इसलिए चरण सीधे भूमि प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक फेंग हाइचेंग से मिलने गए। कार लगभग सुबह 10:30 बजे भूमि प्रबंधन ब्यूरो पहुंची। चरण और उनके साथियों ने प्रवेश द्वार पर अपना उद्देश्य दर्ज कराने के बाद वरिष्ठ गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। फेंग हाइचेंग के कार्यालय का पता पूछने के बाद चरण लू हुई और लियू जियांचुन को वहां ले गया। निदेशक के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचकर चरण ने देखा कि दरवाजा खुला था और एक व्यक्ति मेज के पीछे बैठकर काम कर रहा था। उसने विनम्रता से हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। दस्तक, 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 कृपया अंदर आइए। कार्यालय के अंदर से एक तेज आवाज आई और मेज के पीछे से एक आकृति ने ऊपर देखा। चरण को देखकर और उसके साथी अंदर आए, वह अपनी कुर्सी से उठा और अपने चश्मे के फ्रेम को नाक पर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। नमस्ते डायरेक्टर फेंग, मैं चरण हूँ। चरण ने हाथ बढ़ाया, विनम्रता से फेंग हाइचेंग का अभिवादन किया और अपनी पहचान बताई। ओह, तो आप प्रसिद्ध शिक्षाविद किन हैं? फेंग हाइचेंग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था और उसने झट से चरण से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षाविद किन इतने कम उम्र के होंगे। चरण मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर फेंग, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जियांग सिटी इलाके में कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए पहले बैठ जाए, मैं नक्शा लाता हूँ। फेंग हाइचेंग ने मुस्कुराते हुए सबका ध्यान रखा और अपने सचिव को चाय बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने जियांग सिटी का भूमि वितरण नक्शा निकाला, उसे मेज पर फैलाया और चरण और बाकी लोगों को उससे परिचित कराया। ये जियांग शहर का नक्शा है। पीले रंग के क्षेत्र उस जमीन को दर्शाते हैं जो वर्तमान में विकास और योजना के लिए उपलब्ध है। श्रीकिन, आप इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है। चरण ने जमीन के इन टुकड़ों के स्थान और आकार को ध्यान से देखते हुए सिर हिलाया। जियांग शहर भविष्य में निश्चित रूप से देश के सबसे विकसित शहरों में से एक होगा और चरण को लगा कि यहाँ की जमीन का हर टुकड़ा भविष्य में बेहद कीमती होगा। हालांकि अभी उसे ऐसे स्थान चुनने थे जो परिवहन और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हों। आखिरकार घर बनाने में एक निश्चित समय लगता है। नक्शे को ध्यान से देखने के बाद चरण ने एक कलम उठाए और नक्शे पर अलग अलग आकार के कई क्षेत्रों पर गोले बनाए। फेंग हाइचेंग ने नीचे उस जमीन की ओर देखा जिस पर चरण ने गोला बनाया था और उसकी आंखों में स्वीकृति झलक रही थी। भूमि संसाधन प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक होने के नाते उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि जियांग शहर के कौन से क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल हैं। अगर चरण द्वारा घेरे गए क्षेत्रों का विकास किया जाता तो भविष्य में वे निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते थे। अभी के लिए बस इतना ही। डायरेक्टर फेंग, कृपया इन जमीनों की कीमत का आकलन करें और मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। चरण ने अपनी कलम नीचे रखी, अपनी पीठ सीधी की और फेंग हाइचेंग से कहा।
ठीक है, मैं जल्द ही अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करूंगा और आकलन के बाद शिक्षाविद किन से संपर्क करूंगा। फेंग हाइचेंग ने तुरंत सहमति दे दी। आपके कष्ट के लिए धन्यवाद डायरेक्टर फेंग। अगर और कुछ नहीं है तो हम अब विदा लेते हैं। बात खत्म होने के बाद चरण मुस्कुराया और फेंग हाइचेंग से कहा, ठीक है, मैं शिक्षाविद किन को विदा करता हूँ। फेंग हाइचेंग ने चरण और उसके साथियों को दरवाजे तक पहुंचाया। भूमि संसाधन प्रबंधन ब्यूरो से निकलते हुए चरण ने देखा कि अभी सुबह है, इसलिए वह ली लीकुन से मिलने लीकुन मशीनरी फैक्ट्री गया। चरण के आने की खबर सुनकर ली लीकुन जल्दी से कार्यशाला से बाहर निकला और कार्यालय में उसका स्वागत किया। चरण ने चाय की कुछ घूंट ली और पूछा, भाई ली, हुआंग शहर में लीकुन मशीनरी फैक्ट्री अब कैसी चल रही है? 2 महीने से भी ज्यादा समय पहले हुआंग शहर और जियांग शहर में बाढ़ आई थी और कई इलाके जलमग्न हो गए थे। उस समय लीकुन मशीनरी फैक्ट्री शाखा को भी काफी नुकसान हुआ था। कोई बात नहीं, अब तो सब पटरी पर आ गया है। लीलीकुन मुस्कुराया और बोला, हुआंग शहर की सरकार ने कुछ नियम जारी किए थे जिनसे इन प्रभावित फैक्ट्रियों को अच्छी खासी सब्सिडी मिली थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। पुनर्निर्माण के बाद फैक्ट्री का आकार थोड़ा बढ़ गया और अब ऑर्डर की भरमार है, कारोबार फल फूल रहा है। वाह वाह, चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपने बैग से डिजाइन के ब्लूप्रिंट का एक ढेर निकाला और लीलीकुन को थमा दिया। ये हैं। ब्लूप्रिंट देखते ही लीलीकुन की आंखें चमक उठीं। ये कुछ फैक्ट्री मशीनें और उपकरण हैं। इनके काम, निर्माण प्रक्रियाएं और ज़रूरी मुख्य तकनीकें सब विस्तार से लिखी हैं। चरण ने लीलीकुन का परिचय देते हुए कहा, देश में कई फैक्ट्री मशीनें और उपकरण बहुत पुराने हो चुके हैं। मैंने उनमें से कुछ को और बेहतर बनाने के लिए उनमें सुधार किया है। भाई ली, आप सब इन मशीनों और उपकरणों का उत्पादन शुरू कर सकते हैं और इनका जोरदार प्रचार कर सकते हैं। घरेलू विनिर्माण उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ था और चरण इन उद्योगों की विनिर्माण क्षमताओं को धीरे धीरे बेहतर बनाना चाहते थे। अच्छी मशीनें और उपकरण निश्चित रूप से जरूरी थे। वाह वाह, मैं आपकी बात मानूंगा। लीलीकुन खुशी से झूम उठे और बार बार सहमत हुए। ये ब्लूप्रिंट और तकनीकें वाकई सोने की खान थीं। दोनों ने मशीनरी फैक्ट्री के विकास के बारे में बातें की और देखते ही देखते दोपहर हो गई। लीलीकुन ने चरण को एक शानदार दोपहर के भोजन का स्वागत और सत्कार दिया। भोजन के बाद दोनों ने अलविदा कहा और चरण हुआंगान काउंटी लौटने की तैयारी करने लगे। फुयुआन लौटते समय शाम के 5 बज चुके थे। चरण प्रिया के साथ रहा और कुछ देर केरान के साथ खेला। परिवार गर्मजोशी और खुशी में डूबा हुआ था। बटलर वांग रिपोर्ट करने आए, सर, मिस नियानचेन यहाँ हैं और उनकी भावनाएं कुछ गड़बड़ लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वे रो रही थीं। ये सुनकर चरण की आंखों में आश्चर्य झलक आया। झांग नियानचेन बिना नमस्ते कहे अचानक आ गई। और क्या वह रोई थी? क्या किसी ने उसे धमकाया था? उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और प्रिया से कहा, तियान तियान, मैं जाकर देखता हूं कि नियानचेन को क्या हुआ है। प्रिया पहले तो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि झांग नियानचेन को चरण से कुछ निजी बात कहनी होगी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाओ। चरण उठा और लिविंग रूम की ओर चल दिया। अंदर जाकर उसने झांग नियानचेन को एक कुर्सी पर उदास बैठे देखा। उसकी आंखें खाली और असहाय थीं। उसकी आंखें लाल थीं और वह ऐसी लग रही थी जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। चरण को लिविंग रूम में आते देख झांग नियानचेन जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी, आगे बढ़ी और खुद को चरण की बाहों में फेंक दिया। चरण ने उसकी घुटी हुई आवाज को देखा और उसे दूर नहीं किया। उसने झांग नियानचेन की पीठ थपथपाई और धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ अप्रिय हुआ है? झांग नियानचेन उसकी बाहों में झुक गई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन सिसकियां लेने लगी। भाई, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे, है ना? उसने चरण की बाहों से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जो उदासी और दर्द के मिश्रण से भरी थीं। बेशक, हम खून के रिश्तेदार हैं। मैं जीवन भर तुम्हारा भाई रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। चरण ने उसे इतना परेशान देखा। झांग नियानचेन के कंधों को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से पूछा, आखिर हुआ क्या? आखिर बात क्या है? क्या तुम अपने भाई को नहीं बता सकती? झांग नियानचेन कुछ देर चुप रही, धीरे से अपना निचला होंठ काट रही थी। चरण के बार बार पूछने पर उसने अपना सिर झुका लिया। एक एक करके आंसू बह रहे थे। कुछ नहीं, मैंने मम्मी पापा से बहस की थी और मैं थोड़ी परेशान हूं। उसकी रुआसी आवाज सुनकर चरण थोड़ा चौंका, फिर धीरे से शांत हुआ। तो ये बस उसके परिवार के साथ एक झगड़ा था, एक गुस्सा। झांग नियानचेन के हाव भाव ने उसे अभी अभी डरा दिया था। उसने सोचा था कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। कोई बात नहीं, परिवार में कुछ नोकझोंक और नोकझोंक तो होती ही रहती है। नियानचेन, अगर मम्मी पापा ने तुम्हें डांटा या कुछ कठोर कहा तो इसे दिल पर मत लेना। हो सकता है कि यह अनजाने में हुआ हो। चरण ने उसे कुर्सी पर बैठाया और उसे समझाने लगा। उद्धरण चिन्ह ... हम। झांग नियानचेन ने हल्की गुनगुनाहट के साथ सूंघते हुए कहा, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे उनसे बहस नहीं करनी चाहिए थी।
भाई, मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया। उसकी भावनाओं को स्थिर होते देख चरण धीरे से बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है। चरण ने रात के खाने का इंतजाम किया और वह और प्रिया झांग नियांचन के साथ खाने पर गए। रात के खाने के तुरंत बाद झांग होंगलेई और वांग यानजू अचानक फूरुई कोर्टयार्ड पहुंचे। चरण ने उनके चिंतित चेहरे देखे और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। पापा, मम्मी, आप भी यहाँ हैं। आज वे तीनों वाकई अजीब थे। 3 लोगों का परिवार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आ गया। आमतौर पर वे आने से पहले चरण को एक चेतावनी दी। हम नियांचन को लेकर थोड़े चिंतित थे। झांग होंगलेई ने झांग नियांचन की ओर देखा, जो इस समय अपना सिर नीचे किए हुए थी और कोई आवाज नहीं कर रही थी। ये बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सैल है। तुम्हारे पिताजी और मैंने उससे कुछ कहा और वह घर से बाहर भाग गई। हम थोड़े चिंतित थे, ये सोचकर कि वह तुम्हें ढूंढने आई होगी, इसलिए हम दौड़े। वांग यानजू ने जल्दी से चरण को बगल से समझाया। कोई बात नहीं, छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिताजी, माँ, अब से तुम दोनों उससे हर बात पर धीरे से बात करना। उन दोनों को लगातार झांग नियांचन को देखते हुए देखकर चरण ने कहा, तुम दोनों नियांचन से बात करो। तियान तियान और मैं पहले के रान को कमरे में वापस ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। झांग होंगलेई ने जल्दी से सिर हिलाया। चरण ने के रान को गोद में लिया और प्रिया के साथ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद झांग होंगलेई और वांग यानजू के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और उनके हाव भाव गंभीर हो गए। वे चिंता से भरी आंखों में झांग नियांचन के पास गए। नियांचन, मैंने उसे नहीं बताया। झांग नियांचन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसका रंग पीला पड़ गया था और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। मुझे उम्मीद है कि वह हमेशा मेरा भाई बना रहेगा, इसलिए मैं इस राज को छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगी। झांग होंगलेई और वांग यानजू दोनों ने राहत की सांस ली और झांग नियांचन को प्यार भरी नजरों से देखा। मूर्ख बेटी, हम जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। झांग नियांचन ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उसके दिल में एक भारी अवर्णनीय भावना उठ रही थी। क्या सच में सब उसके अपने भले के लिए? उस शाम चारण ने झांग परिवार के 3 सदस्यों के लिए यूचुन आंगन में विश्राम की व्यवस्था की। झांग होंगलेई से उसे झांग नियांचन के अपने परिवार से नाराज होने का कारण भी पता चला कि झांग नियांचन को स्कूल में एक लड़के से प्यार हो गया था और वह उससे डेट करना चाहती थी। जब झांग होंगलेई और वांग यानजू को लड़के की पारिवारिक स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने झांग नियांचन से कहा कि वह उससे डेट न करे। उस लड़के का परिवार जिंग शहर के एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में रहता है और उसकी मां एक मानसिक रोगी है और उसके कई छोटे भाई बहन हैं। वांग यानजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर नियांचन सचमुच उससे शादी कर लेती है तो शायद उसे बहुत बुरी तरह से घसीटा जाएगा। उसकी बातें सुनकर चारण ने झांग नियांचन की ओर देखा। क्या नियांचन उस लड़के को बहुत पसंद करता है? उसके चरित्र और ज्ञान के बारे में क्या वह सचमुच तुम्हें पसंद करता है? यहाँ उनकी परिस्थितियां अपेक्षाकृत अच्छी थीं, इसलिए जब तक झांग नियांचन को पसंद आने वाला लड़का अच्छा चरित्र वाला, मेहनती और महत्वाकांक्षी था और झांग नियांचन के प्रति समर्पित था, तब तक ये कोई समस्या नहीं थी। चरण के पूछने पर झांग नियांचन एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने ऊपर देखा और कहा, भाई, वह लड़का मुझे सचमुच पसंद नहीं करता। मैं उसके इरादों को पहले ही भांप चुकी हूँ। चिंता मत करो, मैं अब उससे संबंध नहीं रखूंगी। अच्छा, जब तक तुम समझ सकते हो तब तक कोई बात नहीं है। चरण ने सिर हिलाया, समय पर नजर डाली और झांग होंगलेई और बाकी लोगों से कहा, पिताजी, माँ, नियांचन, आज देर हो चुकी है, इसलिए तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। हम कल किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। मम, बेटे, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। चरण उठा और यूचुन कोर्टयार्ड से निकलकर फूरुई कोर्टयार्ड में अपने शयन कक्ष में लौट आया। प्रिया अभी अभी नहाकर आई थी और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। चरण उसके पास गया, तौलिया लिया और उसे सुखाने में मदद की। उसके बालों से पानी की बूंदें सोखने के बाद उसने हेयर ड्रायर उठाया और प्रिया को उसके बाल सुखाने में मदद की। प्रिया के बाल बहुत लंबे, मुलायम और रेशमी मुलायम थे। चरण काफी देर तक उसके साथ खेलता रहा, उसे नीचे रख ही नहीं पाया। हेयर ड्रायर बंद करने के बाद प्रिया ने चिंता से पूछा, क्या नियांचन ने मम्मी पापा से सुलह कर ली? उन्होंने बातचीत करके मामला सुलझा लिया और नियांचन भी समझ गया। वाह, अच्छी बात है। प्रिया ने सिर हिलाया, उसे नींद आ रही थी और वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सकी। पहले तुम सो जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। चरण नीचे झुका और उसके माथे को चूमते हुए धीरे से बोला। प्रिया बहुत नींद में थी और उसने आज्ञाकारी भाव से उसके शब्दों पर सिर हिलाया। जब तक चरण नहाने के बाद लौटा, प्रिया गहरी नींद में सो चुकी थी। शुरू में चरण अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होना चाहता था, लेकिन प्रिया को इतनी गहरी नींद में सोते देखकर वह उसके मीठे सपनों में खलल नहीं डाल सका। माँ और बेटी दोनों को गहरी नींद में सोते देखकर चरण ने धीरे से आह भरी, प्रिया को गले लगाया और आंखें बंद कर लीं और खुद भी सो गया।
अगली सुबह चरण और प्रिया ने झांग परिवार के 3 सदस्यों के साथ नाश्ता किया। झांग होंगलेई ने कहा, जिंग सिटी व्यस्त है, इसलिए हम जल्द ही वापस चलेंगे। चरण, तियान तियान, जब बाद में सब कुछ इतना व्यस्त नहीं होगा तो हम आपसे फिर मिलने आएंगे। ठीक है, जब हमारे पास समय होगा तो हम जिंग सिटी भी जा सकते हैं। चरण ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर झांग नियांचेन की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है नियांचेन? क्या तुम जिंग सिटी वापस जा रहे हो या कुछ और दिन फुरुई कोर्टयार्ड में ही रहोगे? मैंने इस बार भी स्कूल से छुट्टी ले ली है। मैं सर्दियों की छुट्टियों के बाद वापस आऊँगा। झांग नियांचेन ने एक पल सोचा और चरण से कहा, ये भी काम करता है। चरण ने सिर हिलाया। झांग होंगलेई और अन्य लोगों को विदा करने के बाद चरण और प्रिया फुरुई आंगन में लौट आए। जब वे दोनों नन्हे के रान के साथ खेल रहे थे, बटलर वांग अचानक तेजी से वहां आए। सर, फुरुई, आंगन के प्रवेश द्वार पर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। कौन है? चरण ने पूछा। मैंने सुना है कि यह चीन में माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभारी व्यक्ति है, जिसका नाम चेन वेनलोंग है। बटलर वांग ने उत्तर दिया। माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी चरण के दिमाग में आई। कुछ समय पहले रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री ने चरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्हें तियानशेंग इलेक्ट्रिक का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया था। इससे पहले रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सहयोग कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था? उसे आने दो। चरण ने ऊपर देखा और बटलर वांग से कहा। वह जानना चाहता था कि माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स उससे क्या चाहता है। जी हाँ सर। बटलर वांग मुड़े और तेजी से चले गए। ये देखकर कि कोई आ रहा है, प्रिया पहले के रान को कमरे में ले गई। चरण लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था और जल्द ही बटलर वांग एक सूट और टाई में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ले आया। नमस्ते राष्ट्रपति किन, मैं चेन वेनलोंग, चीन में माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभारी व्यक्ति हूँ। चेन वेनलोंग आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए चरण की ओर हाथ बढ़ाया। चरण ने विनम्रता से उसका हाथ हिलाया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने नौकरों को चाय परोसने का निर्देश दिया। लगता है मेरा आपकी कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि आज राष्ट्रपति चेन यहाँ क्या लाए हैं। चरण सीधे मुद्दे पर आ गया। राष्ट्रपति किन, आपका तियानशेंग इलेक्ट्रिक अब चीन में प्रसिद्ध है, वास्तव में बेजोड़। चेन वेनलोंग ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बार आया हूं क्योंकि मैं आपके तियानशेंग इलेक्ट्रिक के साथ सहयोग करना चाहता हूं। ओह, आपका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट किन, मुझे लगता है आपने हमारे माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना होगा। चीन में हम तियानशेंग इलेक्ट्रिक जितने प्रसिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन विदेशों में, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया सहित हमारा माउंटेन गोट समूह काफ़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोपीय व अमेरिकी देशों में अच्छी बिक्री हो रही है। चेन वेनलोंग के चेहरे पर गर्व के भाव दिखाई दिए, फिर उन्होंने धीरे से आह भरी। हालांकि आपके तियानशेंग इलेक्ट्रिक का विकास भी धीमा नहीं है, खासकर वर्तमान में उत्पादित कुछ विद्युत उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत उन्नत हैं। इसलिए हमारा माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स आपके तियानशेंग इलेक्ट्रिक के साथ सहयोग करना चाहता है। उम्मीद है कि तियानशेंग इलेक्ट्रिक अपनी तकनीक मेरी कंपनी को अधिकृत कर सकता है। मेरी कंपनी के पास एक विशाल उत्पादन लाइन और बिक्री चैनल हैं। यदि दोनों कंपनियां सहयोग करती हैं तो हम निश्चित रूप से मुनाफे को अधिकतम करेंगे। चेन वेनलोंग का भाषण जोशपूर्ण था, मानो तियानशेंग इलेक्ट्रिक निश्चित रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर एकाधिकार कर लेगा जब तक वह माउंटेन गोट समूह के साथ सहयोग करता है। भले ही वह वाक्पटुता से बोलता, चरण को प्रभावित नहीं करता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स एक जापानी समूह है? चरण ने धीरे से पूछा। चेन वेनलोंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उन्होंने चरण को देखा, उनकी आंखों में कुछ उलझन थी। ये सही है, भले ही यह एक जापानी उद्यम है। चरण की आवाज़ ठंडी थी, सीधे उसे बीच में ही टोक रही थी। राष्ट्रपति चेन, कृपया वापस जाए। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत जापानी लोगों से है। मैं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने नाम से चलने वाली कंपनियों के लिए फैसले ले सकता हूँ। इसलिए मेरे नाम से चलने वाले सभी उद्योग जापानी लोगों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये चेन वेनलोंग के शब्द उसके गले में अटक गए और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चारण जापानी लोगों के प्रति अपनी नापसंदगी के कारण सहयोग का इतना अच्छा मौका छोड़ देगा। ये स्पष्ट रूप से एक जीत जीत वाला, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग था जहां हर कोई पैसा कमा सकता था, तो क्यों नहीं। फिर भी यह राष्ट्रपति किन बहुत जिद्दी और पूर्वाग्रही लग रहा था। उसने चारण को कुछ बार गहराई से देखा, फिर बेबसी से आह भरी। ठीक है, चूंकि राष्ट्रपति किन हमारे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो मैं विदा लेता हूँ। बटलर वांग, कृपया राष्ट्रपति चेन को बाहर तक छोड़ दीजिए। चारण ने धीरे से बटलर वांग को निर्देश दिया। जी हाँ सर। बटलर वांग ने अपना हाथ बढ़ाया और चेन वेनलोंग से कहा, श्री चेन, कृपया इस तरफ आइए।
चेन वेनलोंग अनिच्छा से उठकर जाने में असमर्थ थे। चेन वेनलोंग के जाने के बाद चरण ने एक पल सोचा और रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री के प्रभारी सू वेनकियांग को फ़ोन किया। कुछ घंटियां बजने के बाद फ़ोन उठा। मैं चरण हूँ, मैं अध्यक्ष सू वेनकियांग को ढूंढ रहा हूँ। चरण द्वारा अपना उद्देश्य बताने के बाद फ़ोन तुरंत सू वेनकियांग को स्थानांतरित कर दिया गया। अध्यक्ष किन, मैं सू वेनकियांग हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सू वेनकियांग ने चरण के प्रति अपने व्यवहार को देखकर हंसते हुए कहा। बहुत विनम्र और शिष्ट। अध्यक्ष सू, चूंकि आपकी कंपनी ने माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है, क्या उन्होंने कोई असामान्य कदम उठाया है? चरण की बातें सुनकर सू वेनकियांग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। चरण बिना किसी कारण के माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे। उन्होंने एक पल सोचा और पूछा, क्या माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स ने राष्ट्रपति किन से संपर्क किया था? ये सही है, चीन में उनके प्रभारी चेन वेनलोंग आज मुझसे संपर्क किए थे, सहयोग पर चर्चा करना चाहते थे। चरण ने धीमे स्वर में कहा। तो यही हुआ। सू वेनकियांग जानते थे कि चरण को जापानी लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब से हमने माउंटेन गोट समूह के साथ सहयोग तोड़ा है, उन्होंने कोई असामान्य कदम नहीं उठाया है, बस चीन में उनके प्रसंस्करण संयंत्रों को धीरे धीरे अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जितने उन्नत नहीं हैं और वर्तमान में कुछ बाजार में बिकने लायक नहीं हैं। सू वेनकियांग ने चरण को वह जानकारी बताई जो उन्हें पता थी। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद अध्यक्ष सू, मुझे ये बताने के लिए। चरण ने सिर हिलाया, फिर रुककर कहा, रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री हाल ही में कैसी चल रही है? दोनों कंपनियों के सहयोग से होने वाले मुनाफे में चरण का 40% हिस्सा था। स्वाभाविक रूप से उसे भी इसकी परवाह करनी थी। बुरा नहीं है, हमारी कंपनी की उत्पादन लाइन अपेक्षाकृत परिपक्व है और आपकी तकनीक को पेश करने के बाद उत्पादन क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ है। वर्तमान में चेंगदू के पास कई शहरों में तियानशेंग इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी बिक्री कर रही है और ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। सू वेनकियांग ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छी बात है। सू वेनकियांग के साथ कुछ देर बात करने के बाद चरण ने फ़ोन रख दिया। उस चरण को वास्तव में पता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने वास्तव में हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। चेन वेनलोंग ने अपने वरिष्ठ माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के निदेशक इचिरो कोजिमा को खबर दी। इचिरो कोजिमा ये सुनकर क्रोधित हो गए और चरण को कड़ी फटकार लगाए। धिक्कार है, उसकी वजह से ही तो हमारे माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स को चीन में इतना मुनाफा गंवाना पड़ा है। चूंकि वह सहयोग करने को तैयार नहीं है और हमारे विकास में बाधा डाल रहा है, तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। चेन वेनलोंग ने उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर बेकाबू होकर कांपना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से पूछा, श्री कोजिमा, आप क्या करने वाले हैं? हे, जाहिर है, मैं चरण को अपनी आंख के इस कांटे को निकाल दूंगा। इचिरो कोजिमा ने व्यंग्य किया, उसका स्वर निर्दयता से भरा था। चेन वेनलोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसके दिल में थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। वह बस एक व्यापारी था और किसी भी हत्या के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। फ़ोन पर इचिरो कोजिमा की ठंडी हंसी सुनकर चेन वेनलोंग के मन में एक विचार धीरे से उभरा। लिंगलान ग्रुप, एक शीर्ष घरेलू महिला फैशन ब्रांड, ने आपको इस साल की फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण भेजा है। जब चरण ने प्रिया को ये कहते सुना तो उसकी आंखों में आश्चर्य झलक आया। लिंगलान ग्रुप चीन में काफ़ी प्रसिद्ध है और विदेशों में भी इसका एक खासा प्रभाव है। उनकी कंपनी हर साल नए होनहार डिज़ाइनरों की खोज के लिए एक फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित करती है। ये ब्रांड जागरूकता बढ़ाने और लिंगलान ग्रुप को बढ़ावा देने का भी काम करता है। चैंपियन ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्राप्त करने के अलावा प्रत्येक चैंपियन को व्यापक पहचान मिलती है। कई फैशन ब्रांड उसे पसंद करते हैं और उसे उच्च भुगतान वाले पद मिलते हैं। चरण को उम्मीद नहीं थी कि लिंगलान ग्रुप इस साल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रिया को सक्रिय रूप से आमंत्रित करेगा। हालांकि फैशन डिज़ाइन उद्योग में प्रिया की वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिंगलान ग्रुप ने उस पर ध्यान दिया। पत्नी, क्या आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगी? चरण ने प्रिया से उसके विचार पूछे। मैं भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं उतनी कुशल नहीं हूँ। प्रिया के गाल थोड़े लाल हो गए, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास रखना होगा पत्नी, मेरी नज़र में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। चरण ने आगे बढ़कर उसके कंधे थाम लिए, उसकी आवाज़ कोमल और आंखें प्रोत्साहन से भरी थीं। अगर तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ज़्यादा मत सोचो, बस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जहाँ तक नतीजों की बात है, उन पर ज़्यादा मत सोचो। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कौशल से तुम फैशन प्रतियोगिता में ज़रूर अच्छी रैंकिंग हासिल करोगी। चरण की यह बात सुनकर प्रिया की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ठीक है, मैं जाऊंगी। पतिदेव, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया।
चरण ने उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, इस तरह की फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता में तुम कई बेहतरीन डिज़ाइनरों से मिल सकती हो। भाग लेने से तुम्हारे क्षितिज और नेटवर्क का विस्तार होगा। उस समय अगर हम बेहतरीन डिज़ाइनरों से मिलते हैं तो हम उन्हें अपने स्वीट हार्ट फैशन में भी शामिल कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ पढ़ाई में डूब जाना या अकेले काम करना ही काफ़ी नहीं होता, उद्योग में उत्कृष्ट साथियों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान भी ज़रूरी होता है। प्रिया के होंठ थोड़े मुड़े, आप हमेशा हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं, पतिदेव। फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता 2 दिन बाद शंघाई प्रदर्शनी केंद्र में है। हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। चरण ने निमंत्रण पत्र पर समय और स्थान पर नज़र डाली और प्रिया से कहा, तो हम कब निकल रहे हैं? कल, शायद। चलो आज ही इंतज़ाम कर लेते हैं और कल निकल लेते हैं। चरण ने एक पल सोचा और कहा, हम कल शंघाई जाने की तैयारी करते हुए दंपति जल्दी से तैयार होने लगे। चरण ने अपनी कंपनियों के हालिया विकास की योजना बनाई, जबकि प्रिया ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। ठंड बढ़ रही थी और यात्रा के दौरान सभी निजी सामान तैयार रखना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। इसके अलावा इस यात्रा में नन्हे के रान को भी साथ ले जाना ज़रूरी था। बच्चों का सामान एक बड़े डिब्बे में भर गया। कई कंपनियों के लिए सामान व्यवस्थित करने के बाद चरण ने उन लोगों का चयन करना शुरू किया जो इस बार उनके साथ शंघाई जाएंगे। आखिरकार उन्होंने लू हुई, झांग कियान और चुन जिया कियूडोंग को साथ लाने का फैसला किया। कर्मचारियों को अंतिम रूप देने के बाद चरण ने उन्हें अपना सामान पैक करना शुरू करने को कहा। फिर उन्होंने शरत और विक्रम को फ़ोन करके बताया कि वह कुछ दिनों के लिए हुआंगान काउंटी से प्रिया के साथ फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता में जाने के लिए निकल रहे हैं। अगले दिन चरण और उनका समूह शंघाई के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले वे जियांग सिटी रेलवे स्टेशन गए, स्लीपर के टिकट खरीदे और शंघाई रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। जियांग सिटी से शंघाई तक की दूरी 800 किलोमीटर से ज़्यादा है और ट्रेन का सफ़र 7 से 8 घंटे का है। चरण और उसका समूह सुबह 10 बजे ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन के शेड्यूल के अनुसार उनके शाम लगभग 6 बजे शंघाई पहुंचने की उम्मीद थी। स्लीपर कार में चरण के रान को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। नन्ही के रान ने लाल गद्देदार पोशाक और ऊनी टोपी पहनी हुई थी और बेहद प्यारी लग रही थी। चरण की गोद में वह बहुत ही शालीनता से व्यवहार कर रही थी, मासूम हैरान आंखों से इधर उधर देख रही थी, उसके होठों से लार टपक रही थी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वह 5 महीने की हो चुकी थी और उसके दांत निकलने शुरू हो गए थे, इसलिए उसकी लार लगातार बह रही थी। चरण बस बीच बीच में उसे रुमाल से साफ कर पाता था। प्रिया चारपाई पर बैठी अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव कर रही थी। ये कुछ कपड़ों के डिज़ाइन थे जो उसने पहले बनाए थे। अब उन्हें पलटते हुए मूल, सरल और कोमल डिज़ाइन रेखाचित्रों को देखते हुए नई प्रेरणाएं उभरने लगीं। उसने एक पेंसिल पकड़ी और कागज़ पर हल्के से रेखाचित्र बनाया और पृष्ठ पर तरल रेखाएं उभर आईं। चरण पास खड़ा था, उसने एक नज़र डाली और वह उस पर गहराई से मोहित हो गया। ट्रेन की खिड़की से सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। प्रिया अपने आधे शरीर को सुनहरी चमक में नहला रही थी। उसका गोरा, चिकना छोटा चेहरा सूरज की रोशनी में जैद की तरह चमक रहा था। चरण से शादी करने के बाद से 1 साल में वह लगातार सुंदर और सुरुचिपूर्ण होती गई थी। गर्व की भावना चरण के दिल में बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। ऐसी मनमोहक प्रिया का पालन पोषण उसने किया था। ये देखते हुए कि चरण ने कुछ समय से उस पर ध्यान नहीं दिया था, छोटी के रान ने अपना चेहरा उठाया और चरण का हाथ पकड़ लिया। चरण ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में देखा और उसका मुंह खुला देखा, उसके होंठों के कोने पर चमकती हुई लार का निशान था। ओह, उसने थोड़ी देर तक उसके लार को न पोंछने के बाद विरोध किया। एक मुस्कान चरण के होंठों को छू गई। छोटे ने खड़खड़ाहट को हिलाया और आवाज़ से बहुत उत्साहित हुआ, लगातार खिलखिला रहा था। ट्रेन सुचारू रूप से चली और शाम 5:50 बजे शंघाई ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। चरण और उसका समूह ट्रेन से उतरा और अपने अंगरक्षकों की सुरक्षा में ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला। जिन्हाओ होटल। चरण और उसके समूह ने इस होटल में चेक इन किया, कई आसन कमरों को आरक्षित किया। वह और प्रिया एक शानदार डबल स्वीट में रुके थे। कई अंगरक्षक, प्रत्येक में 2, उनके बाएं, दाएं और विपरीत कमरों में रहे। इस व्यवस्था से चरण और प्रिया की सुरक्षा करना सुविधाजनक हो गया। रात का खाना खाने के बाद पहले ही 7 बज चुके थे। कल प्रतियोगिता का दिन था, इसलिए चरण और प्रिया ने केरान को सुला दिया। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि 300 प्रतिभागी फैशन डिज़ाइनरों में से एक विजेता का चयन नहीं हो जाता। प्रदर्शनी केंद्र का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था, बहुत ही जीवंत। तोंगडाओ छू में कर्मचारी टिकट बेच रहे थे। इस तरह की डिज़ाइन प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित प्रतिभागियों के अलावा अन्य लोगों को प्रतियोगिता में प्रवेश करने और देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता था। चरण के समूह में 9 लोग शामिल थे। प्रिया एक आमंत्रित प्रतिभागी थी, इसलिए उसे टिकट की आवश्यकता नहीं थी, और छोटी के रान अभी भी एक बच्ची थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से टिकट की आवश्यकता नहीं थी।
शेष 7 लोगों ने 7 टिकट खरीदे, सभी ने एक साथ प्रदर्शनी केंद्र में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर वे सबसे पहले प्रिया के साथ उसकी जानकारी दर्ज करने गए। पंजीकरण के बाद प्रिया को आयोजक की व्यवस्था का पालन करना पड़ा और तैयारी के लिए बैकस्टेज जाना पड़ा। इसके बाद चरण ने झांग कियान को अपनी सुरक्षा के लिए प्रिया के साथ बैकस्टेज जाने को कहा। खैर, उन्होंने देखा कि कई डिजाइनर सहायकों और इस तरह के अन्य लोगों को भी साथ लाए थे। प्रिया और झांग कियान के जाने के बाद चरण और अन्य लोग प्रतियोगिता स्थल के दर्शक क्षेत्र में गए, सीटें ढूंढी। सुबह 9 बजे इस साल की फैशन डिजाइन प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। लिंगलान ग्रुप की प्रमुख जियांग शियाओ प्रतियोगिता के इस दौर के नियमों और थीम की घोषणा करने के लिए मंच पर आईं। पहला दौर एक एलिमिनेशन राउंड है और डिजाइन थीम महासागर है। आपको अपने रचनात्मक विचारों और डिजाइनों को ड्राफ्ट में ढालना है। यह महिलाओं के परिधानों के लिए है और इसमें कोई मौसमी प्रतिबंध नहीं है। प्रतियोगिता का समय कुल 2 घंटे का है। हमारे सम्मानित निर्णायकों के अंकों के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 100 डिजाइनरों का चयन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आगे बढ़ने के लिए किया जाएगा। जियांग शियाओ ने माइक्रोफोन पर मंच पर प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करने के बाद अपने पीछे खड़े डिजाइनरों से कहा, ठीक है डिजाइनरों, प्रतियोगिता स्थल अब आपका है। मैं आप सभी को अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं देती हूं। डिजाइनरों, आप कर सकते हैं। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जियांग शियाओ मंच से उतर गईं। मंच के बीचों बीच सैकड़ों मेज़ें लगी थीं और 300 फैशन डिजाइनर अपनी अपनी मेज़ों पर एक दूसरे से दूरी बनाकर गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। महासागर थीम के साथ रचनात्मकता की अपार संभावनाएं थीं। हालांकि 2 घंटे के भीतर एक आकर्षक पोशाक डिजाइन करना और 300 प्रतियोगियों के बीच अलग दिखना आसान नहीं था। चरण दर्शकों के बीच के रान को पकड़े मंच के एक कोने की ओर देख रहा था। प्रिया वहां बैठी थी, अपनी ठुड्डी को हाथ पर रखे हुए। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। शायद चरण की नजरों को भांपकर उसने ऊपर देखा और दर्शकों की ओर देखा। चरण ने उसे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। प्रिया के होंठों पर मुस्कान आ गई, मानो कुछ क्लिक हुआ हो। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपनी कलम उठाई और कागज पर रेखाचित्र बनाने लगी। उसे चित्र बनाते देख चरण ने चुपचाप उसका उत्साहवर्धन किया। जब प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, दर्शक अपेक्षाकृत ऊब चुके थे। कुछ लोग प्रदर्शनी केंद्र के दूसरे हिस्सों में घूमने के लिए उठ खड़े हुए। कुछ लोग दर्शकों के बीच धीरे धीरे बातें कर रहे थे। प्रतियोगिता कुल 2 घंटे चली, इसलिए अभी भी काफी समय था। चरण नन्ही के रान को भी कार्यक्रम स्थल से बाहर घुमाने ले गया। आखिर उसके जैसी छोटी बच्ची से बिना रोए या शोर मचाए चुपचाप बैठने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। थोड़ी देर घूमने के बाद नन्ही के रान को नींद आ गई और वह बार बार जम्हाई लेने लगी। चरण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से के रान की पीठ थपथपाई। कुछ ही देर में नन्ही बच्ची सो गई, उसकी सांसें सामान्य हो गईं। चरण ने उसे कंबल से ढक दिया और के रान को वापस दर्शकों के पास ले गया। 2 घंटे चुपचाप बीत गए और प्रतियोगियों के डिजाइन ड्राफ्ट जमा हो चुके थे। अब निर्णायकों द्वारा उन्हें अंक देने का समय था। इस फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में कुल 10 निर्णायकों को आमंत्रित किया गया था। 6 निर्णायक जाने माने घरेलू डिजाइनर थे। अन्य 4 निर्णायक मनोरंजन जगत की वर्तमान लोकप्रिय अभिनेत्रियां और हस्तियां थीं। आधे घंटे की अंकतालिका के बाद मेजबान जियांग शियाओ अंततः विजेता प्रतियोगियों की सूची के साथ मंच पर आईं। माइक्रोफोन से उनकी स्पष्ट आवाज आए, हमारे लिंगलान समूह द्वारा आयोजित इस फैशन प्रतियोगिता के पहले दौर के विजेता हैं ली जेन, झाओ हेलू, किन शियाओ शियाओ, चेंग लिलियन, जूजिया, प्रिया, लियूजिकी। जियांग शियाओ द्वारा प्रिया का नाम पुकारते हुए चरण के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रिया प्रतियोगिता के अगले दौर में सफलतापूर्वक पहुंच गई। मंच पर जिनके नाम पुकारे गए वे खुशी से झूम उठे, जबकि बाहर हुए प्रतियोगी निराश होकर चले गए। अकेले पहले दौर में ही 200 प्रतियोगियों के बाहर होने के कारण ये प्रतियोगिता काफी कठिन थी। दोपहर होने वाली थी और प्रतियोगिता का दूसरा दौर दोपहर में ही होना था। आयोजकों ने प्रतियोगियों के लिए दोपहर के भोजन का प्रबंध किया था, लेकिन प्रिया चरण और अन्य लोगों के साथ खाना चाहती थी, इसलिए वह रुकी नहीं। प्रतियोगिता का दूसरा दौर दोपहर 2 बजे से पहले शुरू नहीं होना था, इसलिए अभी भी काफी समय था। चरण और अन्य लोग दोपहर का भोजन करने के लिए पहले जिन्हाओ होटल लौट आए। दोपहर 2 बजे सभी लोग प्रतियोगिता स्थल पर लौट आए। प्रिया झांग कियान को मंच के पीछे ले गई, जबकि चरण और अन्य लोग दर्शकों के बीच प्रतीक्षा कर रहे थे। जियांग शियाओ मंच पर आए और दूसरे दौर के नियम समझाने लगे। दूसरे दौर की डिजाइन थीम देहाती है। कृपया निर्धारित 2 घंटों के भीतर थीम के अनुरूप कपड़ों की शैलियां डिजाइन करें। 50 विजेता प्रतियोगी अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगिता का ये दौर आधिकारिक तौर पर अब शुरू होता है। जियांग शियाओ के ये शब्द कहते ही मंच पर मौजूद प्रतियोगियों ने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया।
प्रिया भी अपनी मेज पर गहरी सोच में डूबी बैठी थी। देहाती, ये परिधान थीम खेतों, देहात, शांति और गर्मजोशी से जुड़ी है। इस थीम के अनुरूप कपड़े डिज़ाइन करना आसान था, लेकिन 100 प्रतियोगियों में से अलग दिखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। प्रिया की आंखें हल्की सी चमक उठीं। काफ़ी सोचने के बाद उसने अपनी कलम उठाए और चित्र बनाना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता के मैदान पर ज़्यादातर प्रतियोगी पहले से ही सिर झुकाए चित्र बना रहे थे, जबकि कुछ चिंतित दिख रहे थे, मानो उनमें प्रेरणा की कमी हो। फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता का स्वरूप स्वाभाविक रूप से सीमित समय में किसी विषय के अनुरूप कपड़ों की शैलियाँ डिज़ाइन करना होता है। कई फैशन डिज़ाइनरों के लिए यह एक बाधा है, और जितना अधिक वे चिंतित होते हैं, उतनी ही कम प्रेरणा उन्हें मिलती है। खासकर जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले से ही डिज़ाइन करना शुरू कर चुके हैं, तो प्रेरणाहीन डिज़ाइनर और भी ज़्यादा घबरा गए। मंच पर माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन दर्शकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दर्शकों में ज़्यादातर लोग धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। चरण ने केरान को गोद में लिया और अपनी बेटी को मंच पर प्रिया को देखते हुए उसे मना रहा था। सिर झुकाए उसके एकाग्र भाव को देखकर चरण के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। 2 घंटे बीत गए और निर्णायकों ने अपना मूल्यांकन शुरू कर दिया। प्रिया द्वारा डिज़ाइन की गई देहाती शैली की पोशाक एक सूरजमुखी थीम वाली सनड्रेस थी। बिना आस्तीन की पट्टियों वाली यह पोशाक जीवंत और उत्साहपूर्ण लग रही थी, जिसमें दोनों कंधों को ढकने के लिए एक रफल नेकलाइन थी और स्कर्ट के किनारे पर बड़े सूरजमुखी के फूल थे जो एक मजबूत देहाती एहसास दे रहे थे। स्कर्ट के हेम में खोखले किनारे भी थे, जो इस पोशाक के डिज़ाइन को और भी उत्कृष्ट बना रहे थे। केवल डिज़ाइन स्केच से ही कोई कल्पना कर सकता था कि पुआल की टोपी के साथ इस पोशाक को पहनने वाली लड़की कितनी आकर्षक होगी। उसकी सूरजमुखी पोशाक को निर्णायकों से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली। अंततः उसे 92 अंक मिले। वह प्रतियोगिता के तीसरे दौर में लगातार आगे बढ़ी। इस दूसरे दौर में 100 प्रतियोगियों में से आधे बाहर हो गए, जिससे केवल 50 प्रतियोगी ही बचे। प्रतियोगिता के अगले दौर के लिए कल तक इंतजार करना होगा। दूसरे दौर के परिणामों की घोषणा के बाद चरण, प्रिया और अन्य लोग प्रदर्शनी केंद्र से चले गए। अभी शाम के 5 नहीं बजे थे, इसलिए अभी भी बहुत समय था। चरण ने प्रिया के साथ इस बारे में चर्चा की और उन्होंने शंघाई घूमने का फैसला किया। इतनी दूर आना आसान नहीं था, इसलिए चूंकि वे यहाँ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शंघाई के दृश्यों का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने हुआनपू नदी के लिए एक टैक्सी ली और उस क्षेत्र में घूमने की योजना बनाई। बंद के पास पहुंचने पर चरण का समूह टैक्सी से उतर गया। उनके सामने पश्चिमी शैली की इमारतें खड़ी थीं और सड़कें समतल और विशाल थीं। सड़क पर कई कारें चल रही थीं और दोनों तरफ कई गाड़ियां खड़ी थीं। घाटों पर, किनारे पर जहाज खड़े थे और चहल पहल से भरे हुए थे। शंघाई के लोग ज़्यादा फैशनेबल और बोल्ड अंदाज में कपड़े पहने हुए थे और पर्म किए हुए बालों वाली कई स्टाइलिश महिलाएं सड़क पर गुजर रही थीं। दूर बहती नदी की ओर देखते हुए पानी चौड़ा था और बड़े छोटे जहाज उसमें बह रहे थे। शंघाई सचमुच चीन के एक प्रथम श्रेणी के शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, उसकी समृद्धि कल्पना से परे थी। चरण और अन्य लोग आसपास की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के बाद वे वेबेडू पुल के पास कुछ देर खेले। डूबते सूरज की धीमी चमक नदी पर फैल रही थी, एक सुनहरी आभा बिखेर रही थी। सूर्यास्त में नहाती प्रिया के प्रसन्न चेहरे को देखकर चरण को मन ही मन अफसोस हुआ। अगर वह इस खूबसूरत पल को कैद करने के लिए कैमरा लेकर आया होता तो और भी अच्छा होता। चरण और अन्य लोग नदी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए फेरी पर चढ़ गए। समूह ने शाम 7 बजे तक खेला और फिर पास के एक अंतर्राष्ट्रीय होटल में रात के खाने के लिए चला गया। सभी के बैठने के बाद एक वेटर मेनू लेकर आया और चरण और अन्य लोगों को ऑर्डर करने के लिए कहा। चरण ने मेनू देखा और 1 दर्जन से ज़्यादा व्यंजन ऑर्डर किए। कुल 9 व्यंजन थे, इसलिए 10 से ज़्यादा व्यंजन बेकार नहीं थे। ये सभी शंघाई के खास व्यंजन थे और चूंकि वे यहाँ थे, उन्हें इन्हें ज़रूर आजमाना था। जल्द ही एक एक करके व्यंजन मेज पर लाए गए। इनमें क्रैब रोल टोफू, ब्रेस्ड पोर्क हॉक, स्मोक्ड फिश, ओवलॉर्ड डक, टोमेटो सॉस में पॉम्फ्रेट, असॉर्टेड हॉट पॉट, सूखे बांस के अंकुरों के साथ कटा हुआ चिकन और हैम, स्टर फ्राइड रिवर श्रिम्प, पैन फ्राइड मिनी बंस, बोर्स्ट, ओल्ड डक सूप और भी बहुत कुछ था। ये व्यंजन रंग बिरंगे, सुगंधित और स्वादिष्ट थे। चरण ने हाथ हिलाया, अपनी चॉपस्टिक उठाई और सबको खाना शुरू करने को कहा। उसने केरान को अपनी बाईं बाह में और अपनी चॉपस्टिक को अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था। जब से उसकी बेटी हुई है, चरण को इसकी आदत हो गई थी। प्रिया को अभी भी स्तनपान कराना था और उसे अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत थी। चरण चाहता था कि वह खाना खाते समय शांति से और धीरे धीरे खा सके, इसलिए वह अक्सर केरान को खाते हुए पकड़े रहता था और केरान भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, आमतौर पर रोती या झल्लाती नहीं थी। बस वह थोड़ी लालची थी। जब उसे खाने की मेज़ से खुशबू आती तो वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती। चरण, लाचार, बस उसका छोटा सा हाथ थामे रह गया। अच्छा करो, तुम थोड़ी बड़ी होने पर ही खा सकती हो।
अभी तुम्हारा सिर्फ एक दूध का दांत निकला है, तुम अभी नहीं खा सकती। खुद को रोके हुए महसूस करते हुए किरान ने दुख से अपने होंठ फुला लिए, मानो वह रोने ही वाली हो। ये देखकर चरण बस उसे धैर्यपूर्वक मना सका। शंघाई के स्थानीय व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे। चरण और बाकी लोगों ने पेट भर खाना खाने के बाद बिल चुकाया और चले गए। बाहर अंधेरा हो चुका था और समूह एक कार लेकर जिन्हाओ होटल में आराम करने के लिए लौटने की तैयारी कर रहा था। रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगले दिन फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता का तीसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर की प्रतियोगिता का विषय क्वीन है और इस आयोजन के लिए पहनावा एक शाम का गाउन है, जिसकी समय सीमा 2 घंटे है। कृपया सभी प्रतियोगी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और इस प्रतियोगिता के विषय के लिए सबसे उपयुक्त शैली डिज़ाइन करें। शुभकामनाएं। 50 प्रतियोगियों के इस दौर में शीर्ष 10 का चयन किया जाएगा और बाकी 40 प्रतिभागी बाहर हो जाएंगे। तो मुकाबला बेहद कड़ा था। मीडिया रिपोर्टर मौके पर इंटरव्यू और वीडियोग्राफी कर रहे थे। ये प्रतियोगिता अखबारों में प्रकाशित होगी, जिससे इस फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता का प्रभाव और बढ़ जाएगा। 2 घंटे बाद 50 प्रतियोगियों ने अपने डिज़ाइन प्रस्तुत किए। निर्णायकों द्वारा परिणाम घोषित करने से पहले ही कुछ प्रतियोगी उदास थे और स्पष्ट रूप से अपने डिज़ाइन ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं थे। चरण ने प्रिया की ओर देखा और देखा कि उसके चेहरे पर शांति थी, वह बहुत शांत लग रही थी। उसकी पत्नी सचमुच एक महान सेनापति जैसी थी। अपने होंठों को थोड़ा ऊपर की ओर झुकाकर चरण की आंखें कोमलता से भर गईं। मैं प्रतियोगिता के तीसरे दौर के परिणामों की घोषणा करूंगा। शीर्ष 10 प्रतियोगी लू शियाओयुआन, केन शियाओशियाओ, लियू यूचेन, चेन जियाली, झाओ फी, जियांगलिन, वांग जुएनिंग, प्रिया, जो सिवेन और ली सिवेई हैं। आइए हम अपने शीर्ष 10 प्रतियोगियों के जन्म पर हार्दिक तालियां बजाएं। हम आगामी प्रतियोगिता में उनकी और भी बेहतर रैंकिंग की कामना करते हैं। जियांग शियाओ के मंच पर भाषण समाप्त करने के बाद उसने तालियों की गड़गड़ाहट का नेतृत्व किया। प्रिया को शीर्ष 10 में सफलतापूर्वक प्रवेश करते देख किरान को गोद में लिए चरण ने भी तुरंत तालियां बजाईं। अपने पिता को ताली बजाते देख गोद में लिए नन्ही किरान ने भी उत्साह से उसके नन्हे हाथों से ताली बजाई। चरण ने उसके मनमोहक रूप को देखकर अपने दिल को पिघला लिया। वह अपनी नन्ही सी बच्ची के गाल पर हाथ रखे बिना नहीं रह सका। वह मुलायम और लचीला था, छूने में बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे वह उसे नीचे नहीं रख पा रहा था। सुबह की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी और शीर्ष 10 का चयन दोपहर में शुरू होना था, जहां 10 फाइनलिस्टों में से शीर्ष 3 का चयन किया जाना था। मेज़बान द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद प्रिया मंच से नीचे उतरी। चरण और अन्य लोगों से मिलने की तैयारी में उनके साथ झांग कियान भी था। वह कुछ ही कदम चली थी कि पीछे से एक आकृति अचानक प्रकट हुई और प्रिया को पुकारा, डिज़ाइनर डू, जरा रुकिए। आवाज़ सुनकर प्रिया रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने देखा कि कश्मीरी कोट और लाल टोपी पहने एक लड़की तेजी से उसकी ओर आ रही है। प्रिया को उसकी याद आ गई। वह आगे बढ़े हुए शीर्ष 10 प्रतियोगियों में से एक थी, वांग जुएनिंग। उसकी आंखें संदेह से भर गईं, सोच रही थी कि वांग जुएनिंग उससे क्या चाहता है। डिज़ाइनर डू, क्या आप दोपहर में फ्री हैं? मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। वांग जुएनिंग प्रिया के पास गया और उसे निमंत्रण दिया। प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मना कर दिया, माफ़ करना, मैं दोपहर में अपने परिवार के साथ लंच कर रहा हूँ। वांग जुएनिंग ने उसका इनकार सुनकर अपने होंठ हल्के से काटे, फिर पास झुककर प्रिया के कान में फुसफुसाया, मुझे मिस डू से अकेले में कुछ बात करनी है। अगर मिस डू साथ लंच करने को राज़ी हो जाएं, तो मैं तुम्हें 1000 युआन दे सकता हूँ। कोई उसे खाना खिलाना चाहता था और साथ ही 1000 युआन भी देना चाहता था। प्रिया ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। क्या सचमुच इतनी बड़ी रकम उस पर गिरेगी? उसने एक पल के लिए वांग जुएनिंग को गहराई से देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे सच में माफ़ करना मिस वांग, लेकिन मुझे अजनबियों के साथ खाना पसंद नहीं। दरअसल प्रिया शायद वांग जुएनिंग के इरादे पहले ही भांप चुकी थी। वांग जुएनिंग के इरादों को देखते हुए उसका टॉप 10 में पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। आने वाले टॉप 10 मुकाबले में हर प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत बड़ी थी और वह निश्चित रूप से बाहर हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर उसने इन प्रतियोगियों से निजी तौर पर संपर्क किया, उन्हें रिश्वत देकर जानबूझकर प्रतियोगिता में हारने के लिए? ऐसे नाजुक मौके पर प्रिया से संपर्क करना, पैसे के बल पर प्रिया को रिश्वत देने की कोशिश हो सकती है, उसे प्रतियोगिता में आसानी से खेलने के लिए कहना। हालांकि वांग जुएनिंग प्रिया को नहीं समझती थी। प्रिया फैशन डिज़ाइन प्रतियोगिता में धोखा देने नहीं आई थी। वह तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती थी, चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद में। तभी वह चरण की उसे सिखाने की मेहनत और अपनी मेहनत को निराश नहीं करेगी। इसलिए वह वांग जुएनिंग के साथ कोई सौदा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। दांत खट्टे करने वाली बात कहने के लिए प्रिया के पास पैसों की कमी नहीं थी। वांग जुएनिंग ने उसे पैसे से रिश्वत देने की कोशिश में सचमुच गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया। तुम इतनी घमंडी क्यों हो रही हो?
ये देखकर कि प्रिया साथ नहीं खेलेगी, वांग जुएनिंग ने ठंडी सांस ली और गुस्से में वहां से चली गई। प्रिया ने उसे पीछे हटते देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सकी। अपने डिज़ाइन कौशल को सुधारने पर ध्यान देने के बजाय उसने प्रतियोगिता में धोखाधड़ी का सहारा लिया, ये सोचकर कि वह इससे बच जाएगी। तियान तियान चरण के रान को पकड़े हुए उसके पास गया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। प्रिया ने हाथ बढ़ाया और चरण का हाथ पकड़कर उसे अखाड़े से बाहर की ओर खींच लिया। दोपहर के भोजन के दौरान उसने चरण को बताया कि वांग जुएनिंग ने उससे पहले क्या कहा था। चरण खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका, वास्तव में सभी प्रकार की कुटिल योजनाएं हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में वह वास्तव में गड़बड़ करने की कोशिश करती है। कितनी भोली और हास्यास्पद है। अगर उसके पास पर्याप्त वित्तीय समर्थन होता तो वह वास्तव में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल हो सकती थी। प्रिया ने भौहें चढ़ाईं और कहा, शायद उसने न केवल प्रतियोगियों को खरीद लिया, बल्कि यह बहुत संभव है कि उसने जजों के साथ भी मिलीभगत की हो। उसके शब्दों पर चरण की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आमतौर पर प्रतियोगिता में ऐसे मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन चूंकि प्रिया इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, इसलिए चरण किसी को भी नियम तोड़ने और अनुचित स्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं देगा। उसने लू हुई को आवाज़ दी, हुई गे, मैं तुम्हें वांग जुएनिंग का पीछा करने और यह पता लगाने के लिए परेशान करूंगा कि उसने आज किससे संपर्क किया था। देखें कि क्या तुम उसके खिलाफ कोई फ़ायदा उठा सकते हो। लू हुई ट्रैकिंग और जांच करने में कुशल था। चरण के शब्दों को सुनकर उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। लू हुई के जाने के बाद चरण और अन्य लोगों ने अखाड़े में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए होटल में आराम किया। आज दोपहर की प्रतियोगिता शीर्ष 3 को निर्धारित करने का निर्णायक क्षण था। सभी प्रतियोगी पहले ही कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके थे। प्रिया तैयारी के लिए मंच के पीछे चली गईं, जबकि चरण और अन्य लोग दर्शकों में बैठ गए। 2 बजे जियांग शियाओ ने प्रतियोगिता के इस दौर के विषय और नियमों की घोषणा करने के लिए मंच संभाला। इसके बाद हम अपने शीर्ष 10 प्रतियोगियों में से चैंपियन, उपविजेता और तीसरे स्थान के विजेता का चयन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि मिलेगी। मैं इसे यहाँ दोहराता हूँ, इस प्रतियोगिता को जीतने वाले शीर्ष 10 प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 2000 युआन का नकद पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष 3 प्रतिभागियों को मानद पदकों के अलावा 5000 युआन का पुरस्कार भी मिलेगा। इस प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 युआन का नकद पुरस्कार मिलेगा और इसके अलावा उन्हें हमारे लिंगलान समूह के लिए एक विशेष डिज़ाइनर बनने का अवसर भी मिलेगा। तो अब देखते हैं कि कौन से 3 भाग्यशाली प्रतिभागी आगे बढ़ पाते हैं। जियांग शियाओ की आवाज़ बेहद उत्साहवर्धक थी, जिसने 10 प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ाया। इतनी दूर तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 2000 युआन की पुरस्कार राशि मिलती, इसलिए ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अगर वे शीर्ष 3 में सफलतापूर्वक पहुंच जाते और चैंपियन बन जाते तो पूरे डिज़ाइनर उद्योग में उनका एक स्थान होता। प्रतियोगिता के इस दौर का डिज़ाइन विषय फूल था। पिछले दौर की तरह पोशाक एक शाम का गाउन होना था, जिसकी समय सीमा 2 घंटे थी। फूल का विषय काफ़ी व्यापक था। घाटी के लिली, गुलाब, लिली, चपरासी, कमल, गुलदाउदी इत्यादि हर प्रकार का फूल एक डिज़ाइनर के हाथों में एक उत्कृष्ट वस्त्र डिज़ाइन बन सकता था। लेकिन शीर्ष 10 प्रतियोगियों में जीतने के लिए शायद एक बेहद खूबसूरत गाउन डिज़ाइन करना होगा। जैसे ही जियांग शियाओ मंच से उतरे, शीर्ष 10 प्रतियोगी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और सोचने लगे। चरण ने प्रिया की तरफ देखा और पाया कि उसने पहले ही अपनी कलम उठा ली थी और चित्र बनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है, उसके मन में पहले से ही कोई योजना थी। दरअसल प्रिया ने पहले भी कई फूलों वाली थीम वाले गाउन डिज़ाइन किए थे। उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। प्रिया से नज़रें हटाते हुए चरण की नज़र 2 सेकंड के लिए कोने में एक आकृति पर टिकी रही। वह जिस व्यक्ति को देख रहा था वह वांग जुएनिंग थी। यह महिला, जिसने प्रतियोगिता में नकल करने की कोशिश की थी, अब एक मेज पर बैठी कागज़ पर कलम से रेखाचित्र बना रही थी। चरण के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक ठंडा तीखा चाप दिखाई दे रहा था। उसकी नाक के नीचे करतब दिखाना इतना आसान नहीं होगा। 2 घंटे जल्दी बीत गए। अगला चरण था जजमेंट का। इस राउंड में प्रिया के डिज़ाइन को विस्टेरिया ड्रीम नाम दिया गया था। बैंगनी स्पगेटी स्ट्रैप वाली लंबी पोशाक में एक ढाल रंग था, जिसमें अनगिनत छोटे हीरे बिखरे हुए थे, जो एक विशाल और रहस्यमय बैंगनी तारों वाले आकाश की तरह लग रहे थे। रोमांटिक, सुरुचिपूर्ण और मनमोहक। कपड़े पर बने सूक्ष्म डिज़ाइन विस्टेरिया की शाखाओं और पत्तियों की नसें थीं, जो अनंत जीवन का एहसास दिलाती थीं। इस विस्टेरिया ड्रीम को 10 जजों से 97 अंक मिले। 10 प्रतियोगियों में से केवल एक ही प्रिया के स्कोर को पार कर 98 अंक तक पहुंच पाया। ये प्रतियोगी लियू युचेन थे, जो शीर्ष 10 में से एक थे। वे एक पुरुष डिज़ाइनर थे, फिर भी उन्होंने जो महिलाओं का शाम का गाउन डिज़ाइन किया था वह ताजगी, सुंदरता और कल्पना से भरपूर था।
प्रतियोगिता के इस दौर में लियू यूचेन की कृति फेयरी टेल लिली ऑफ द वैली को निर्णायकों की सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली, जिसने इस प्रतियोगिता में अब तक देखे गए सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, 98 अंक। सफ़ेद और हरे रंग का डिज़ाइन बहुत ताज़ा था और घाटी के लिली की सुंदरता इस गाउन में पूरी तरह से समाहित थी। एक और बात यह थी कि यह गाउन लिंगलान समूह के नाम के लिए पूरी तरह से फिट बैठता था। इसलिए लियू यूचेन के गाउन ने कई कारणों से प्रिया के विस्टेरिया ब्लूम को पीछे छोड़ दिया। शीर्ष 3 में आगे बढ़ने वाली अगली प्रतियोगी हैं वांग शीनिंग। उनकी कृति रोज गैलेक्सी को इस प्रतियोगिता में 96 अंक मिले। आइए हम इन 3 प्रतियोगियों को बधाई दें। 1 मिनट रुको। जियांग जियाओ के शब्द अचानक किसी के उस पर चिल्लाने से कट गए। प्रतियोगिता के इस दौर में उसका काम शुद्ध लिली था और उसके डिज़ाइन को 95 अंक मिले। वह वांग शीनिंग से केवल 1 अंक पीछे थी। अब जबकि ली सिवेई खड़ी हो गई थी, क्या वह निर्णायकों के अंकों से असंतुष्ट थी? जियांग जियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और पूछा, ली सिवेई, शीर्ष 3 प्रतियोगियों का फैसला हो गया है। क्या आपको इससे कोई असंतोष है? वह शीर्ष 3 में आगे बढ़ने के लायक नहीं है। ली सिवेई खड़ी हो गई, शीर्ष 3 में से एक आकृति की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। सबने जिस दिशा में वह इशारा कर रही थी उस ओर देखा और प्रिया को देखा, जिसके चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव था। प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियांग जियाओ की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उसने पूछा, ली सिवेई, आपने ऐसा क्यों कहा? प्रिया ने क्या किया? क्या आपके पास कोई सबूत है? ली सिवेई ने गहरी सांस ली और प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, इस डिज़ाइनर डू ने प्रतियोगिता के इस दौर से पहले मुझसे और एक अन्य डिज़ाइनर से संपर्क किया था और हमें प्रतियोगिता में आसानी से आगे बढ़ने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? न केवल मंच पर मौजूद 10 प्रतियोगी बल्कि स्टैंड में बैठे दर्शक भी आपस में कानाफूसी करने लगे। चरण नन्हे केरान को गोद में लिए दर्शकों के बीच बैठा ये दृश्य देख रहा था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और निश्चित रूप से कोई खुद को रोक नहीं सका और उसने प्रिया को पहले ही गिराने की कोशिश की।